फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि INS विक्रांत जो है उसके सी ट्रायल जो है वो चालू हो गए हैं। जो पहला वीडियो है और कुछ इमेजेस हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं और अभी ये जो सी ट्रायल है वो अगले साल के फर्स्ट हाफ तक चलेगा अगर सब कुछ सही चलता है तो जितने भी पैरामीटर्स हैं इसके ऑपरेशनल यूज़ को लेकर उसको टेस्ट किया जाएगा, जिसमें एयरक्राफ्ट लैंडिंग वगैरह भी होगी। साथ में कॉम्प्लिकेटेड मैनूवर्स को परफॉर्म करके इस शिप की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको लिमिट तक ले जाया जाएगा। अगर कोई इशू आता है तो उस पर काम किया जाएगा। तो ये समय थोड़ा बढ़ सकता है, पर जो एस्टिमेटेड टाइम है वो करीबन 1 साल के आसपास रहेगा। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में करीबन 23,000 करोड़ यानी कि 23,000 करोड़ की लागत लगी है और इसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट से MiG-29K ऑपरेट होंगे, MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर ऑपरेट होंगे। साथ में इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले कामोव Ka-31 जैसे हेलीकॉप्टर भी इससे ऑपरेट होंगे। तो जैसा कि हमको मालूम है, कामोव Ka-31 हेलीकॉप्टर को इन पे लैंड कराकर देख लिया गया है, पर जो एक्चुअल टेस्ट है वो MiG-29K की लैंडिंग होगी। और ये खाली लैंडिंग मात्र नहीं होगी, डिफरेंट सिनेरियो में लैंडिंग को टेस्ट करना होगा, चाहे एडवर्स वेदर की बात कर लें, चाहे डिफरेंट स्पीड्स की बात कर लें, ताकि जितने ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं उन पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो परफॉर्मेंस है वो खरी उतरे और अगर कहीं पर चेंजेस करने हो तो उनको किया जाए। तो अगर INS विक्रांत की कैपेसिटी की बात करें तो इनसे करीबन 24 यानी कि 24 रशियन MiG-29K फाइटर जो है वो ऑपरेट किए जाएंगे शुरुआत में। बाकी आगे चलकर करीबन 36 एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो नेवी द्वारा रखी गई है, जिसके अंतर्गत रफाल या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर और MiG-29K खरीदे जा सकते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीबन 75% इंडिजिनस कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया है। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 45,000 टन के आसपास का बताया जाता है और जो लंबाई है वो 262 मीटर की है। तो ये करीबन 20 मीटर के आसपास छोटा है लंबाई में INS विक्रमादित्य से, लेकिन इसकी जो एयरक्राफ्ट कैरिंग कैपेसिटी है वो फिर भी उसके बराबर की है। बाकी ये मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच करता है, चाहे हम बात करें इसमें यूज़ किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में या फिर इसके द्वारा कैरी किए जाने वाले सेल्फ प्रोटेक्शन आर्मामेंट के बारे में। तो इसका जो मेन रडार है वो इजरायली इल्टा MF स्टार रडार है, जो कि एक AESA रडार है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, सिमिलर रडार यूज़ किया जाता है INS कोलकाता में और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में। इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर तक की है, छोटे से बड़े टारगेट को ट्रैक कर सकता है। साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसमें करीबन 64 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम दिए हैं, जिससे ये बराक 8 मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जो कि 0.5 से 70 किलोमीटर के आसपास टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है। साथ में जो इसका ER वर्जन है वो भी इसमें लगाया जा सकता है, जो कि 150 किलोमीटर तक टारगेट को एंगेज करने की क्षमता देगा। साथ में 4 सुपर रैपिड गन्स भी लगाई गई हैं इसमें और 4 AK-630 जो कि क्लोज इन वेपन सिस्टम्स हैं उनको भी लगाया गया है। तो इसको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे से लैस किया गया है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसमें DRDO के शक्ति EW सूट को लगाया गया है। तो ये हर तरीके से लैस है खुद को बचाने में। ये चीज़ आपको बता दें कि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, जैसे कि HMS क्वीन एलिजाबेथ हो गया, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए डिपेंड करते हैं अपने कैरियर बैटल ग्रुप पे। HMS क्वीन एलिजाबेथ में एक भी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है, पर यहाँ पर INS विक्रांत को पूरी तरीके से लैस किया गया है खुद को बचाने के लिए। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत पहले ही सर्विस में आ जाना चाहिए था। हो सकता है इसी साल से ये सर्विस में फिर भी होता, लेकिन कोविड की वजह से और डिले हो गई और ये अगले साल अगस्त तक ही सर्विस में आ सकता है। बाकी अगली रिपोर्ट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जो HAL के STT-40 बेसिक ट्रेनर्स हैं उसके स्पिन सर्टिफिकेशन फ्लाइट टेस्टिंग ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं और अब इसको खाली ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलनी है। तो जैसा कि हम STT-40 के बारे में जानते हैं, इसे रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है और ये HAL के लिए एक काफ़ी फास्ट सक्सेस रहा है। तो 2012 में इसके बारे में बातचीत चल रही थी और 2016 में इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर दी। उसके बाद से इसके जितने ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें इसने काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और जो सबसे क्रिटिकल स्पिन ट्रायल्स होते हैं उसको भी इसने कंप्लीट कर लिया है। साथ में इसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर जो है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा लिए जाने हैं। 11 अगस्त 2020 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीबन 106 यानी कि 106 STT-40 को खरीदने का अप्रूवल दिया है। तो बेसिक ट्रेनर के तौर पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पिलाटस PC-7 Mark 1 एयरक्राफ्ट जो है वो यूज़ किए जाते थे। करीबन 75 एयरक्राफ्ट जो है वो सर्विस में है, पर अगर 2019 की रिपोर्ट की माने तो इस पर बैन लगा दिया गया था करीबन 1 साल के लिए करप्शन चार्जेस पर।
ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है वो साबित हुई HAL के लिए, और इंडियन एयरफोर्स ने STT-40 पर ज़्यादा भरोसा दिखाया क्योंकि ये उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बाकी STT-40 की बात करें तो STT-40 में जो इंजन लगा है वो हनीवेल का गैरेट 331 टर्बोप्रॉप इंजन है, जो कि सिमिलर इंजन है जो कि डोनियर DO-228 एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी रिलायबल इंजन है। इसको डिरेट किया गया है 950 शाफ्ट हॉर्स पावर पे, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट को करीबन 19,680 फीट की मैक्सिमम सर्विस सीलिंग तक ले जाने में सक्षम है। साथ में 1000 किलोमीटर की रेंज भी देता है और मैक्सिमम स्पीड इसकी 450 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ये बेसिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। इस एयरक्राफ्ट को मेनली बेसिक ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। बाकी इस प्रोग्राम की सक्सेस का जो असर है वो डेफिनेटली HAL के IJT यानी कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर प्रोग्राम पे ज़रूर पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत HAL द्वारा बनाया जा रहा है HJT-36 सितारा। तो ये जो प्रोग्राम है ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके साथ एक अनसॉल्वेबल इशू जो है उसको रिपोर्ट किया गया था इसके स्टॉल और स्पिन कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया और इसमें डिज़ाइन चेंजेस किए गए। इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है वो फिर से टेस्ट में गया और अभी तक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रहा है। तो STT-40 के सक्सेसफुल स्पिन सर्टिफिकेशन टेस्टिंग के बाद एक जो मोरल बूस्ट है वो डेफिनेटली मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो अब HJT-36 सितारा के जो स्पिन ट्रायल्स हैं इस पर अब सारी नज़रें होंगी क्योंकि STT-40 ने अपना काम कर दिया है। बाकी तेजस्वर बेस्ड एक लीड इन फ्लाइट ट्रेनर को बनाया जा रहा है जो कि एडवांस जेट ट्रेनर के बाद आएगा। तो कुल मिला जुला के एक पायलट ट्रेनिंग के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म लगते हैं उनको हम अपने देश में ही बनाने लगेंगे। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है और आज आत्मनिर्भरता में जो भारत की मजबूती हुई है उसके लिए दो अच्छी खबरें बाहर आई हैं। तो जिस हिसाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं एरोस्पेस सेक्टर में चलाए जा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 साल में हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कम से कम इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जहां पर हम बेसिक ट्रेनर से लेकर एडवांस 5th जनरेशन फाइटर तक मैन्युफैक्चर करेंगे। बाकी इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर काम करना ज़रूरी है वो कार्गो और पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बनाने का है। ये एक ऐसी फील्ड है जिस पे हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं और काफ़ी कैचअप करने की ज़रूरत है। बाकी हेलीकॉप्टर वगैरह को लेकर भी हम अच्छा खासा डेवलपमेंट कर चुके हैं, यहाँ तक कि अब मीडियम कैटेगरी के हेलीकॉप्टर भी हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।